हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। आज हम देखेंगे समान अधिकार। समान अधिकार पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? संपूर्ण और समान सदस्यता। संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या था कि सबको एक जैसी नागरिकता मिलेगी, सबको एक समान नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, कुछ न्यूनतम अधिकार, कि जिससे हम देखेंगे कि क्या वो सबको समान मिले हैं या नहीं। तो अब हम ये देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास जो है किताबी जो है वो तो उसमें लिखा हुआ है कि अमीर या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। लिखित रूप में तो हमारे पास यही है, लेकिन ये चीज़ हमारे प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली ये चीज़ है भी या नहीं। क्योंकि लिखने में क्या है, लिखने में तो उन्होंने लिख दिया कि ठीक है, कानूनी तौर पर तो हमें मिल गया लिखा हुआ, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी तो देखना पड़ेगा कि जो डेली हमारी लाइफ है वो ये पूरा उसको अप्लाई करता है या नहीं करता है। तो आज हम वो देखेंगे। अब हम प्रैक्टिकली भी किस तरह देखेंगे, चलिए देखते हैं, बताती हूँ मैं। अब मान लीजिए ये एक पूरा भारत है। अब इसमें हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ मिडिल क्लास फैमिली होंगे, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अगर हम गरीबों की बात करें, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ऐसे लोगों की बात करें जो जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई मकान नहीं होता, तो ऐसे के लोग क्या रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, अवैध कब्जे कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकारी ज़मीन होती है वहाँ पर अपने अवैध कब्जे करके रख लेते हैं, तो वहाँ पर वो अपना रहना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे जब लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक बस्ती बन जाती है कि हम कहते हैं ना कि गरीबों की बस्ती है, झोपड़पट्टी वाली बस्ती है। तो वहाँ पे एक तरह की झोपड़पट्टियों की बस्ती बन जाती है। और हम फिर वहाँ पे ऐसे लोगों को क्या समझते हैं कि ये लोग बहुत बेकार हैं, क्योंकि वहाँ पे जब लोग ज़्यादा होंगे और जगह कम होगी तो एकदम लोग एकदम भरे हुए रहेंगे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे क्या सोचेंगे कि वहाँ पे गंदगी वंदगी रहती है थोड़े, फिर ऐसे जो इस तरह के लोग रहते हैं, तो हम लोग ऐसे वो क्या सोचते हैं कि ये बहुत गरीब हैं तो एक बहुत गंदे होंगे, चोर चकारी वाले इंसान होंगे, गंदे काम करते होंगे, अपराध करते होंगे। तो फिर हम ऐसे लोगों को क्या सोचते हैं, अपने मतलब उनके लिए एक अलग नज़रिया बना लेते हैं अपना। पर लेकिन हम इन लोगों को क्या समझते हैं, बहुत बेकार समझते हैं। पर लेकिन ये भी क्या होता है, हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। अब काम के कैसे होते हैं, मतलब कि जैसे जो सफाई कर्मचारी होते हैं या घरेलू नौकर होते हैं, या फिर जो नल ठीक करने वाले या जो छोटे मोटे मिस्त्री होते हैं, तो ये सब क्या है, यही लोग तो होते हैं। तो ये सब हमारे काम के भी हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आपके घर में एक दिन जो है घरेलू काम करने वाले जो कोई भी आपने रख रखा हो वो ना आए, तो आपको कितनी परेशानी हो जाती है, आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो होता है ना कि आपको खुद ही सारा काम करना पड़ जाता है, कि कल तक जो मेड आती थी, जो नौकरानी आती थी, या जो भी है आपने जिसको रख रखा है काम के लिए, वो आते थे। तो अब वो एक दिन ना आए तो उससे एक दिन के ना आने से हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हुए ना हमारे काम के ये, तो क्या ये हमारे काम के भी काफ़ी होते हैं। साथ ही साथ जैसे फेरी वाले होते हैं या छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे जो सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये छोटे छोटे व्यापारी तो हैं। तो ये क्या है, ये हमारे कितने काम के हैं। हम सब्जियां बाहर दूर ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, हमारे गली में ही आसपास में अगर ऐसे सब्जी वाले ऐसे आ जाते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। तो इससे क्या, ये लोग हमारे काम के भी हैं। पर अब इससे एक सवाल और उठता है, क्या जो ऐसे व्यक्ति हैं झोपड़पट्टियों में, जो व्यक्ति झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उन्हें भी समान अधिकार है? अब समान अधिकार तो ठीक है कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ये वो अधिकार तो ठीक है। लेकिन राजनीतिक अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार, क्या ऐसे लोगों को, झोपड़पट्टी वाले जो लोग होते हैं, क्या ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार है? वो वोट दे सकते हैं? तो अब हम ये देखते हैं कि वो वोट दे सकते हैं नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा कि समान अधिकार सबके लिए समान है या नहीं। तो ऐसे में इन जो झोपड़पट्टी वालों को जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, इनको वोट देने का अधिकार कैसे मिलेगा? इसके लिए भी तो देखना पड़ेगा कि जो झोपड़पट्टी वाले हैं वो किस तरह से वोट दे सकते हैं। क्योंकि वोट देने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना स्थायी पता देना पड़ता है। अब जो ये झोपड़ियों में रहते हैं, इनके पास तो स्थायी पता है नहीं, ये तो जहाँ रह रहे हैं वो भी सरकार की ही ज़मीन है, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ का इनका एड्रेस कैसे जा सकता है? तो इसके लिए क्या होगा कि अब जो झोपड़पट्टी वाले हैं वो, और साथ ही साथ सरकार को भी इनके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, इनके प्रति सचेत होना पड़ेगा कि इनको किस तरह से वोट देने का अधिकार मिले। अब जैसे कि 2004 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय नीति आई थी। कैसे आई थी कि मतलब जो लोग फुटपाथ पर जो छोटे छोटे व्यापारी बैठे रहते हैं, तो उनको क्या करना होता था कि उनको पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। कैसे कि जैसे हफ्ता वसूली, जो लोग सड़कों पे पटरी लगा के जो अपना छोटा सा व्यापार खोल के बैठते हैं,
तो ऐसे को क्या करना पड़ता है कि हफ्ता वसूली देनी पड़ती है पुलिस प्रशासन से। वो पुलिस प्रशासन उनसे हफ्ता वसूली करती है तो उनको देना पड़ता है। अगर वो नहीं देंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप यहाँ पे सरकार की ज़मीन है, यहाँ पे कैसे लगा रहे हो, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि सरकार की ज़मीन है तो आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, उनको हफ्ता वसूली करना पड़ता था। तो ऐसे में सरकार 2004 में राष्ट्रीय नीति लेके आई। किसके लिए लेके आई? जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो फुटपाथ पे हैं, जो अपना कारोबार लगाते हैं, वो अपना काम सही तरीके से कर सके बिना किसी प्रताड़ना के। तो उनके लिए ये नीति आई थी। अब इससे जो झोपड़पट्टी वाले लोग ही लगाते थे, वहाँ पे जो पटरी लगा के, जो सड़क के किनारे जो छोटे छोटे अपने व्यापार खोल के बैठते हैं, वो झोपड़पट्टी वाले थे। अब उन्हें लगा कि जब हमारे काम को लेकर सरकार इतना कर सकती है, सरकार नई नई नीतियाँ लेके आ सकती है, तो क्या वो हमारे रहने के लिए नहीं कर सकती? तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, अब सरकार तो जागरूक हो ही रही है, साथ में ये जो लोग हैं ये भी जागरूक हो रहे हैं कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिले। इन्होंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई ठीक बात है, आपको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, सबको समान अधिकार है, सबके पास अधिकार है वोट देने का, तो आपको भी मिलना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत सबको जीवन जीने का अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत सबको क्या है, ये आर्टिकल हमें देता है कि सबको जीवन जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार मतलब ये नहीं है कि जानवरों की तरह बस जिए जाओ, जी रहे हो, क्यों जी रहे हो ये नहीं पता। जीने का मतलब है आप एक क्वालिटी लाइफ जियो। क्या जियो? एक क्वालिटी लाइफ जियो। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि ठीक है हम इनको वोट देने का अधिकार देंगे, लेकिन ये हमें स्थायी पता भी तो दे। स्थायी पता कहाँ से देंगे जब ये तो झोपड़ियों में, बस्तियों में रहते हैं, तो हम इनको अधिकार कैसे दे दें वोट का? तो उन्होंने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो इसी के आर्टिकल के तहत कहा कि आप उन झोपड़पट्टियों को कम पैसों में कोई जगह दीजिए रहने की। चाहे वहाँ से जगह हट जाएगी, जब झोपड़ जहाँ रहते हैं वो बस्ती, उस बस्ती को हटा दीजिए। हटा रहे हो ठीक है, आप वो अवैध कब्जा कर रखा है वो ठीक है, आप हटा रहे हो, लेकिन क्या है आप फिर उन्हें कोई और विकल्प भी तो दो कि आप यहाँ से जाके वहाँ रह लो। उन्हें वो भी तो बताओ। अब आप उन्हें सिर्फ हटाने का काम करोगे और कोई जगह नहीं बताओगे कि आप वहाँ रहो, यहाँ रहो, तो वो कैसे हट सकते हैं? वो हटेंगे ही नहीं। तो फिर क्या है, सरकार को कहा जाता है कि आप इनको कोई जगह दो, कम पैसों में दे दो कोई जगह रहने के लिए, और वो उनका स्थायी पता बन जाएगा, जिससे क्या है उन्हें वोट देने का अधिकार मिल सकता है। तो इससे क्या हमारे इसमें आपने दो चीज़ देखी, एक तो क्या है इन लोगों को भी अधिकार मिल रहा है वोट देने का, साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, एक तरह से उन लोगों की मदद कर रहा है कि जो उनका ख्याल रखना है। तो न्यायालय क्या है, न्यायालय एकदम बराबर समान कर रहा है सबको कि किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कुछ भी हो। तो क्या करता है, न्यायालय ध्यान रखता है कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे खिलाफ कोई सरकार कुछ काम कर रही है तो उसके लिए क्या है हम कोर्ट जा सकते हैं, तो फिर कोर्ट हमारी बात को रखेगा। ठीक है, अब ये तो एक बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार को कि आप जगह दीजिए। अब भाई सरकार को तो माननी पड़ेगी बात, ठीक है जी, मान ली उन्होंने बात। अब जो सरकार झोपड़पट्टी वाले को तो जगह देगी रहने के लिए, तो उसके लिए भी तो सरकार को जगह चाहिए, तभी तो वो उन्हें मकान जो भी बना के देगी या करके देगी, जो भी जैसे भी, तो उन्हें भी जगह चाहिए। तो उन्हें जगह के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वैसे ही आपको पता है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब उनको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे में जगह बनाने के लिए जंगल की कटाई करनी पड़ेगी, जंगलों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब जंगलों की कटाई होगी तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कैसे? अब जंगलों में जो आदिवासी, जो वनवासी लोग रहते हैं, अब वो तो क्या है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उन पर भी तो खतरा बनेगा। अब हम जंगलों को साफ करेंगे, हटाएंगे, वहाँ से सब पेड़ पौधों को काटेंगे, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, तभी तो जगह मिलेगी हमें। तो अब जब उनको हटाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार किस तरह से काम करना चाहती है कि वो विकास तो करे, साथ ही साथ क्या है कि लोगों को नुकसान ना हो, मतलब बिना किसी के नुकसान पहुँचे वो विकास करना चाहती है। तो ऐसे ही सबको समान अधिकार देना बहुत आसान काम नहीं। कहने में तो लगता है हाँ ठीक है सबको समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग नीतियाँ जो हैं सब पर अलग अलग लागू होंगी। कि अब जैसे झोपड़पट्टी वाले को हटा के उन्हें घर दिए जाएंगे तो उनके लिए जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो जंगलों को हटाना पड़ेगा, जंगलों को हटाएंगे तो जो आदिवासी वनवासी लोग हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो क्या है, चैन ही तो है, एक से एक जुड़ी हुई है कि यहाँ से लोगों को हटाया, वहाँ के लोगों को, फिर वहाँ से आगे लोगों को हटाना पड़ेगा।
तो क्या है, अब आदिवासी लोगों को हटाना पड़ेगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सरकार को भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है कि कानूनों को लेकर या फिर कहीं ना कहीं किसी नीतियों को लेकर। तो समान अधिकार देना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा, सरकार के ऊपर बहुत ही मुश्किल वाला सवाल आ जाएगा कि अब वो किस तरह से करे। तो हम इससे एक बात ये समझ सकते हैं कि सब पर जो नीतियाँ एक जैसी लागू नहीं होती। मान लीजिए कोई एक नीति बनाई कि हाँ ये काम नीति बन गई, अब ये थोड़ी ना कि उसमें हर तरह के लोगों पर नीतियाँ वो थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर तरह के, हर समूह के लोग हैं हमारे यहाँ। तो जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनके ऊपर अलग नीति बननी चाहिए, जो बनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर एक अलग अलग नीति बनेगी। तो क्या हमारे देश में विभिन्नता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो सब पर नीतियाँ भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो काम बन सकता है। अगर एक ही चीज़ पे सबको कहा जाए कि आप भी मानेंगे, आप भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि सब पर एक नीतियाँ, सेम नीति सब पे लागू नहीं हो सकती। तो इससे क्या हम देख सकते हैं कि जो नागरिकता से जुड़े जितने भी कानून होते हैं, जितने भी संविधान लाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि ये बिंदु भर नहीं होते कि हाँ ठीक है बना दिया। अब जो नागरिकता से जुड़े जितने भी कानून होते हैं उनकी व्याख्या अलग अलग रूप में, अलग अलग विकसित होती रहती है वो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हर तरह के लोग हैं उनमें एक ही नीति नहीं बनाएगी। अब अलग अलग तरह के लोग हैं तो आप इससे समझो ना कि तो अलग अलग तरह की नीति तो चाहिए ही चाहिए। जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनके लिए अलग चाहिए होगी, जो बनवासी है उनके लिए अलग चाहिए होगी, क्योंकि जो बनवासी लोग हैं वो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करते हैं, वो हमारी तरह ऐसे नहीं रहते नॉर्मल। तो सब पर अलग अलग नीतियाँ बनेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।